हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने एटलस एकेडमी चैनल पे। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि जो है सामान्य विज्ञान के क्वेश्चंस का जो है हम लोग रिवीजन करेंगे या उससे संबंधित जो टॉपिक्स हैं उनको हम लोग जो है रिवाइज करेंगे। उसी श्रृंखला में हम एक और सीरीज़ का हम कहें सेकंड वीडियो लेके हम आपके लिए आए हैं। और जो भी नए लोग हैं उनसे मेरा अनुरोध है कि आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें, जिससे कि जो है आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलती रहे। और जो हमारे पुराने अपने लोग हैं उनसे ये कहना है कि आप सब लोग जो है इस चैनल को जितना ज़्यादा हो सके लोगों में शेयर करें और इससे लाभान्वित हों। और आज हम लोग जो है सामान्य विज्ञान के कुछ प्रश्नों का जो है जो प्रीवियस ईयर्स में आ चुके हैं उन प्रश्नों को मैंने लिया है, जिससे कि आपकी जो है तैयारी को थोड़ा और जो है फायदा होगा। और वो सब प्रश्नों से संबंधित जो ऑप्शंस हैं उनको भी हम क्लियर करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये वीडियो और ये जो हमारा सेकंड जो है क्वेश्चन आंसर सेशन है ये आपको काम करेगा, आपके लिए लाभदायक होगा। ठीक है, चलिए अच्छा आज हम लोग शुरुआत करते हैं। तो एक सुविचार के साथ शुरुआत कर लेते हैं। लिखा है, मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। तो हम सब लोग बहुत खामोशी से अपने घरों में ऑनलाइन स्टडी का लाभ ले रहे हैं। ये भी एक साइंस टेक की एक जो है देन है। और इससे समय समय पे जो है चीज़ें आपको और अच्छी करने की जो है कहीं ना कहीं हम लोगों को फ़ायदा ही होगा। ठीक है, जैसे कि आजकल जैसा दौर है, कोविड के समय में हम लोग बाहर ज़्यादा नहीं निकल सकते क्योंकि सब जगह सब संस्थान अभी बंद हैं। तो हम लोग घर पे रह के भी इस विज्ञान के देन का जो है फ़ायदा उठा लें, उतना ही बढ़िया है। तो हम लोग जो है चलिए अब सेशन की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न ले रहे हैं। आप देखिए इसमें पहला प्रश्न ये है कि आवृत्ति मापने की इकाई का, बहुत आसान सा प्रश्न है, आपका प्रीवियस ईयर्स में जो है ये प्रश्न आ भी चुका यूपी ट्रिपल एस सी में। तो आवृत्ति को हम लोग क्या कहते हैं कि भाई जो है ये इसे फ्रीक्वेंसी कहा जा रहा है। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी जो है वो किस में मापी जाती है, तो n=1/t होता है। तो अगर हम लोग कहें तो उसको हम लोग हर्ट्ज में मापते हैं, मतलब कि 1/सेकंड में वैल्यू आ जाती है, उसी को हम लोग हर्ट्ज कहते हैं। मतलब कि अगर जो हम बोल रहे हैं इसकी अपनी एक फ्रिक्वेंसी है साउंड की, तो वो उससे हम लोग जो है आवृत्ति का मतलब कंपनों की संख्या, मतलब पर सेकंड कंपनों की संख्या। ये देखिए आवृत्ति की जो बात कर रहे हैं तो इसमें क्या हो जाता है, अगर n=1/t हो जाएगा 1/सेकंड, तो इसी को हम लोग सेकंड इनवर्स लिख देते हैं, इसी को हम लोग जो है हर्ट्ज लिख देते हैं। हर्ट्ज एक साइंटिस्ट थे भाई, तो उन्होंने इस पे हम लोगों का क्या कहना चाहिए विज्ञान में काफी काम किया। हर्ट्ज ने भी और फैराड, ये सब जो है कहीं ना कहीं यूनिट्स ही हैं, इकाइयां ही हैं। तो अब इसको हम लोग पर सेकंड, मतलब जो कंपन है पर सेकंड कंपनों की जो संख्या है उसे हम लोग आवृत्ति कहते हैं। जैसे कि अगर कोई पक्षी है वो अपने पंखों को एक सेकंड में 900 बार हिला रहा है, कंपन कर रहा है, तो उसकी आवृत्ति क्या हो गई, 900 हो गई। ठीक है, तो इस तरीके से उसी को हम लोग हर्ट्ज में, अगर हम बोल रहे हैं तो हम लोगों की सामान्यतः मनुष्य की आवाज की जो फ्रिक्वेंसी होती है वो 240 के आसपास होती है। ठीक है, 240 से 280। तो ये जो नंबर ऑफ जो है ऑसिलेशंस हैं पर सेकंड, उन्हीं को हम लोग फ्रीक्वेंसी कह देते हैं। ठीक है, तो आवृत्ति का मात्रक क्या हो गया, हर्ट्ज हो गया, बहुत आसान। अर्ग जो है वो बल का जो है वो सीजीएस मात्रक होता है। जैसे 1 न्यूटन इक्वल्स टू 1/10⁷ अर्ग की बात हम लोग करते हैं। ठीक है, ये वैल्यू होती है। ठीक, पॉइस जो है वो विस्कोसिटी, श्यानता का मात्रक है। ये धारिता जिसे कैपेसिटेंस कहते हैं उसका मात्रक है। तो इतने मात्रक जो थे, फैराड किसका है, धारिता का, पॉइस श्यानता का, अर्ग बल का है लेकिन सीजीएस मात्रक है, बल का एमकेएस मात्रक न्यूटन होता है, और न्यूटन और अर्ग में इतना फर्क है। उसके बाद हर्ट्ज जो है उसे क्या कहते हैं, कंपनों की पर सेकंड कंपनों की संख्या को हम लोग हर्ट्ज कहते हैं या आवृत्ति की बात करते हैं उसके लिए। ठीक है, चलिए ये पहला क्वेश्चन था और हम लोग अगले ऐसे ही आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि अन्य से भिन्न है।
अब इसमें जाहिर सी बात हम लोग सीधे फार्मूला लिख लेते हैं, उसके आधार पे इसका पता लगाते हैं कि भाई कैसे ये, यहाँ बल का मात्रा क्या है, F बराबर ma, और ये स्थितिज ऊर्जा का जो है वो mgh। अब अगर हम लोग देखें यहाँ पे तो इसकी अगर लिखें तो ये kg हो जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये इसी को हम लोग न्यूटन कहते हैं। और यहाँ पे देखिए न्यूटन इंटू मीटर हो जाएगा, और यहाँ पे भी अगर हम लोग लिखें तो ये अगर क्या हो जाएगा कि भाई ये केजी हो जाएगा, मीटर पर सेकंड का स्क्वायर कर देंगे तो ये भी जो है मीटर पर सेकंड स्क्वायर ये न्यूटन हो गया, और 1 मीटर और आ जाएगा, ठीक है, 1 मीटर और आ जाएगा, ये वाली वैल्यू एक और आ जाएगी। तो जितनी गतिज ऊर्जा हो, स्थितिज ऊर्जा हो, सभी ऊर्जाएं और कार्य का मात्रक समान होने के कारण जो है ये बल जो है अन्य से भिन्न हो गया, बल जो है वो अन्य से भिन्न हो गया। बल जो है वो इसमें इनकी जो मात्रक है, इनका जो न्यूटन मात्रक होता है वो ये फार्मूले से आता है। इस आधार पे ये जितनी ऊर्जाएं हैं और कार्य हैं उनका मात्रक समान है, इस वजह से बल यहाँ पे अलग हो गया भौतिक राशि से, ठीक है। वो प्रश्न था हम लोगों ने देखा, उसको अगला देखते हैं। स्थिर गति से दौड़ रही एक रेलगाड़ी में बैठा यात्री लंबवत ऊपर दिशा में फेंकता है, कोई बॉल वगैरह या कोई भी चीज को फेंकता है, तो वह गेंद कहाँ गिरेगी, ठीक है। तो बॉल या गेंद को अगर कोई एक कांस्टेंट टेम्परेचर, एक कांस्टेंट वेलोसिटी से जो है अगर गाड़ी चल रही है, कोई भी रेलगाड़ी है वो कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है, उसी के अंदर, अब वो उसका जो फ्रेम है वो इंसान को जो है उस गाड़ी के अंदर ही है, और ये वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो ये भी तो उसी वेग से चल रहा होगा, तो जाहिर सी बात है अगर ये फेंकेगा तो वो बल भी तो उसी वेग से चल रहा होगा। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो ये जो बॉल फेंकेगा वो वहीं पे उसी के हाथ में गिरेगी। अगर ये एक्सेलरेशन में होता, त्वरण में होती ट्रेन, तो उसके पीछे गिरता, अगर रिटार्डेशन में होता तो उसके आगे गिरती, अगर कांस्टेंट वेलोसिटी है तो उसके हाथ में ही गिरेगा, क्योंकि समान वेग होने पर त्वरण का मान 0 हो जाता है, और इस वजह से इसमें उसके बाल पे कोई जो गेंद है उस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो कहाँ पे आ जाएगा, तो उसके यात्री के हाथों में ही, इसका आंसर क्या हो गया, यात्री के हाथों में ही गेंद गिरेगी, ठीक है। वेलोसिटी कांस्टेंट है तब ये है, ठीक है। चलिए आगे पढ़ते हैं। लोहे की एक छोटी गोली पानी में डूब जाती है, और जबकि जहाज जो है पानी पर तैरता है, या सिद्धांत निम्न में से किस वैज्ञानिक के सिद्धांत पे आधारित है। तो देखिए आइंस्टीन जो है वो किसके लिए जाने जाते हैं, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के लिए, बल्कि इन्होंने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे नोबेल पुरस्कार पाया है। ब्लेज पास्कल ने कैलकुलेटर बनाया था और इन्होंने जो है उस पे काम किया। न्यूटन जो है उन्होंने लॉ ऑफ ग्रेविटेशन दिया है, प्रिंसिपिया में वो जो इनका नियम था वो प्रकाशित हुआ था। आर्किमिडीज ने जो है ये एक जो तैरने के नियम है, या कहें कि जो है इन्होंने ही दिए थे आर्किमिडीज ने, ठीक है। आर्किमिडीज के बारे में जो है बहुत फेमस है कि भाई जो है एक राजा थे, उन्होंने एक सोने का जो है मुकुट बनाया था, तो उनको डाउट हुआ कि इसमें सुनान ने कुछ अलग धातुएं मिला दी हैं, सोना पूरा इस्तेमाल नहीं किया है। तो आर्किमिडीज उस समय के गणितज्ञ थे और यूनानी दार्शनिक हैं, तो उनसे उन्होंने कहा कि इसका पता लगाइए लेकिन मुकुट खराब ना हो। तो अब ये जो है उस पर रिसर्च करते रहे बहुत दिनों तक। एक दिन ये जो है अपने टब में जो है पानी भर के नहाने के लिए जैसे उन्होंने पैर रखा तो टब से पानी थोड़ा बाहर निकल गया। तुरंत ये उसी अवस्था में है, राजा के दरबार में जो है यूरेका यूरेका कहते हुए दौड़ पड़े, मतलब उन्होंने खोज लिया, लैटिन भाषा में ऐसा बोलते हुए। तो अगर कहा जाए कि जो तैरने के नियम हैं वो किसने दिए, तो आर्किमिडीज। उन्होंने फिर उस पर एक सिद्धांत बना दिया, कोई भी अगर क्या कहते हैं कि कोई भी पदार्थ है वो पानी में आंशिक या पूर्णतया जो है डुबोया जाए तो अपने भार के बराबर जो है वो पानी को विस्थापित कर देता है, यही उनका सिद्धांत है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो गया, आर्किमिडीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित प्रकार के किस विद्युत चुंबकीय विकिरण में सबसे लंबी तरंग दैर्ध्य होती है। तो देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो वेव्स हैं वो कितने प्रकार की होती हैं उनको समझ लेते हैं। देखिए अगर हम लोग कहें ये 8 प्रकार की हैं, CG, XU, LI, MR। देखिए ये कॉस्मिक रे है और ये रेडियो।
जैसे ही हम लोग नीचे की तरफ बढ़ेंगे तरंग दैर्घ्य बढ़ेगी। तो कॉस्मिक रे, गामा रे, एक्स रे, अल्ट्रावायलेट रे, लाइट, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव एंड रेडियो वेव्स। तो ये जैसे ही हम लोग नीचे की तरफ आएंगे वेवलेंथ उसकी बढ़ती है, वेवलेंथ बढ़ती है। तो यहाँ पूछ रहा है सबसे लंबी तरंग दैर्घ्य किसकी होगी, तो जो सबसे नीचे होगा, तो यहाँ पे रेडियो है, तो रेडियो तरंगों की हो गई सबसे ज्यादा तरंग दैर्घ्य। ठीक है, तो बस इसमें बाकी ये सब की जो है इससे कम होगी। बस अगला देख लेते हैं, अगला प्रश्न क्या है। दूरदृष्टि का एक रोगी 40 सेंटीमीटर से निकट की वस्तुओं को साफ नहीं देख पाता है, आपको सामान्य बनाने के लिए आवश्यक लेंस। तो देखिए दो तरीके के जो बहुत पॉपुलर जो है दृष्टि दोष है, एक है दूरदृष्टि दोष, एक है निकट दृष्टि दोष। तो निकट दृष्टि दोष में क्या होता है कि भाई हम लोग अवतल लेंस का उपयोग करते हैं, और दूर दृष्टि दोष में जो है हम लोग उत्तल लेंस का। तो अगर इतनी ही जानकारी आपके पास हो तो ये प्रश्न आराम से आपका सॉल्व हो जाएगा। आपको इसमें जो है कोई कैलकुलेशन नहीं करनी, क्योंकि यहाँ देखिए दोनों अवतल हैं, तो ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, और इनमें से कोई नहीं, ऐसा कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे अगर आप उत्तल लेंस लिखा हुआ है तो यही होगा, चाहे कुछ हो जाए। ठीक है, अब इसकी वैल्यू जो है अगर देखा जाए कि भाई कैसे निकालनी है, ये इतनी कैसे आएगी, तो आंसर तो ये हो गया सिर्फ दो बातों से, लेकिन इसको अगर निकालना है तो भाई एक फार्मूला होता है 1/f = 1/u - 1/v से। इससे अगर निकाल लेंगे तो आराम से ये वैल्यू इतनी हमें मिल जाएगी। बी और यू और एफ, ये भाई जो है अगर हम लोग कहें लेंस का एक फोकल लेंथ का फार्मूला होता है, उस आधार पे निकाला गया। ठीक है, तो जनरल साइंस के कोई क्वेश्चन ऐसे कैलकुलेटिंग नहीं आते हैं, सिंपल सा एक लॉजिक लगाना था कि भाई जो है निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का उपयोग करते हैं, दूर दृष्टि दोष में उत्तल लेंस का। एक ऑप्शन यहाँ रखा था, आपको तुरंत पकड़ लेना था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। विद्युत वाहक बल को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स हैं अगर कहा जाए तो उनका उसको किस में मापा जाता है। देखिए इनको सबको देख लेते हैं। थर्मामीटर से क्या मापते हैं हम लोग, बॉडी का टेम्परेचर मापते हैं। ठीक है, और फोटोमीटर से, फोटोमीटर एक होता है जो पौधों में जो ट्रांसपायरेशन हो रहा होता है, पानी निकलने की जो दर होती है उसको मापते हैं। पोलरीमीटर से एक ध्रुवीकरण, एक फिजिक्स में एक क्या कहें कि सिद्धांत है, उसका पता लगाने के लिए हम लोग पोलरीमीटर का जो है इस्तेमाल करते हैं। तो बचा क्या, पोटेंशियोमीटर। तो अगर कहा जाए इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो है वो किससे मापा जाता है, पोटेंशियोमीटर से, पोटेंशियोमीटर से। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। इलेक्ट्रॉनिक संचार प्रणाली की तीन बुनियादी, जो पहली बात तो इलेक्ट्रॉनिक संचार प्रणाली, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन सिस्टम, ECS। ये बड़ा फेमस है, तो कभी कभी इसका फुल फॉर्म भी आपके लिए उपयोगी हो सकता है, ECS बोलते हैं। तो ये जो मोबाइल है हमारे, और जितना भी दूर संचार का जितना भी है, टेलीफोन है, दूरदर्शन है, ये जितनी भी चीजें हैं ये सब ECS में आती हैं। तो ये अगर कहें इलेक्ट्रॉनिक संचार प्रणाली में एक डाटा होता है, उसको हम लोग जो है ट्रांसमीटर से ट्रांसमिशन के द्वारा भेजते हैं, ट्रांसमिशन चैनल के द्वारा, और आगे एक रिसीवर होता है। तो एक ये जो हम लोगों के मोबाइल टावर होते हैं ये ट्रांसमिशन चैनल होते हैं, यहाँ से ट्रांसमिशन होता है और हम लोगों के मोबाइल पे रिसीविंग हो जाती है। तो ये चीजें हमारे तीन चीजें बहुत उपयोगी हैं। अच्छा, ये क्या है, जो हमारी पृथ्वी के चारों ओर जो अगर कहें जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स भेजे गए हैं, वहां पे क्या है ट्रांसपोंडर्स लगे होते हैं, वो इनको कैच करते हैं और इनको पुनः पृथ्वी पर भेजते हैं। तो ट्रांसपोंडर वहां पे होते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया, ये हो गया। मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन, पहले जब मॉडेम इसे बोलते हैं, मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन को ही मॉडेम बोलते हैं, इसका दोनों को मिला के। तो ये जब नेट हम लोग मोबाइल से वो जो लैंडलाइन फोन को उससे चलाया करते थे, तो उस तरीके से ये प्रोसेस हुआ करती थी। अब तो आपका ऑप्टिकल फाइबर और जो है 5G टेक्नोलॉजी आ गई है, तो वो उससे काफी आसान। चलिए अगला देखते हैं, सही मिलान की पहचान करें। तो देखिए ये भी वही जो साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनको रटने की बात है। तो यहाँ पे देखिए क्या है, वर्नियर कैलिपर्स जो है वो भाई पियरे वार्नियर ने जो है खोजा था। बैटरी की खोज जो है वोल्टा ने की है। ये जो बैटरी होती है उसे वोल्टा ने, तो इनका ये नाम लिखा, इनका ये नाम लिखा है। ठीक है,
और उसके बाद जो है ट्रांसफार्मर की जो खोज है वो फैराडे साहब ने की थी, और माइक्रोवेव ओवन जो है वो पर्सी ने खोजा है। माइक्रोवेव ओवन में माइक्रोवेव तरंगों का ही उपयोग करते हैं, इसकी खोज स्पेंसर ने की थी, ठीक है। बैटरी की खोज वोल्टा, ट्रांसफार्मर फैराडे, और ये तो आपको लिखा हुआ है, ठीक है। चलिए अगला देख लेते हैं प्रश्न। स्टीफन हॉकिंग, ये देखिए ये अमेरिकी वैज्ञानिक थे, अभी कुछ समय पहले इनका जो है निधन हो गया है, और इनका पूरा शरीर लकवाग्रस्त था, और इनकी एक किताब पहले आई थी, उसको हम लोग कहते हैं ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, तो बहुत चर्चित हुई थी। उसके बाद इन्होंने आखिर में एक और किताब अभी जो है कुछ समय पहले लिखी थी द। अगला प्रश्न ले लेते हैं हम लोग। ये देखिए ये क्वेश्चन जो है इसमें लिखा है स्टीफन हॉकिंग है एक, तो पियानो वादक, वैज्ञानिक, गिटार वादक, अमेरिकी राजनेता। तो भाई इसमें सही आंसर वैज्ञानिक होगा। ये वैज्ञानिक हैं और खगोल शास्त्री हैं, रहे हैं, अभी कुछ समय पहले इनका निधन हो गया है। तो इन्होंने एक किताब लिखी थी ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, और उसके बाद जो है इन्होंने एक किताब और लिखी है द ग्रैंड डिजाइन। उसमें उन्होंने क्या कहना चाहिए भौतिकतावाद को ही सब कुछ बता दिया था, और उसके बाद इन्होंने कहा था कि हम मनुष्य को किसी अन्य ग्रह पर बस्तियां बसाना चाहिए, पृथ्वी अब रहने लायक नहीं रही है, और इस पे काम भी खैर बहुत से वैज्ञानिक कर रहे हैं। तो जैसे कि मंगल ग्रह पे भी आप देखिए कि इस तरीके से काम हो रहे हैं, कैसे वहाँ वातावरण में ऑक्सीजन को उत्पन्न किया जाए जिससे कि मानव बस्तियां बसने में आसानी हो। तो ऐसी कोई बहुत बड़ी बात नहीं कि कुछ सालों बाद जो है किसी अन्य ग्रह पे भी मनुष्य पहुंच सके, ठीक है। तो ये परिकल्पना भाई इन्हीं की है, और ये वैज्ञानिक रहे खगोल शास्त्री स्टीफन हॉकिंग। चलिए अगला देख लेते हैं। अंगूर की खेती करने को या संवर्धन को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो देखिए अंगूर जो है उसका नाम है, अगर हम लोग बात करें तो विटिस इंडिका। तो यहाँ से हम लोग बात करें, देखिए विटीकल्चर इसका आंसर हो जाएगा। ये एक्चुअल में जो नाम है पिसीकल्चर किससे संबंधित, सेरीकल्चर, हार्टिकल्चर। तो हार्टिकल्चर जो है वो कहें किससे हो गया, बागवानी से। पिसीकल्चर किससे हो गया, मछली पालन से। सेरीकल्चर रेशम से, ठीक है। तो ये सेरीकल्चर रेशम से संबंधित है। तो यहाँ पूछा कि अंगूर की खेती, तो विटीकल्चर, विटिस इंडिका से उसको हम लोग पकड़ सकते हैं। चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द रेशम के कीड़े के वाणिज्यिक को संदर्भित करता है? तो भाई इसमें रेशम के कीट वाला जो है जिसको हम लोग सेरीकल्चर कहते हैं, बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है ये। वर्मीकल्चर केचुआ पालन से संबंधित है। विटीकल्चर अंगूर की खेती से है, पिछला क्वेश्चन था। पिसीकल्चर जो है वो मछली पालन से, तो सेरीकल्चर यहाँ अंगूर उससे हो गया रेशम के कीड़े से, ठीक है। तो अच्छा, रेशम का जो कीट होता है उसे बॉम्बिक्स मोराई कहते हैं। ये सहतूत के पौधे पे पाला जाता है, ठीक है। तो ये चीजें हो गई। अगला देख लेते हैं। जीव की आंतरिक संरचना का अध्ययन करने वाला शास्त्र क्या कहलाता है? तो देखिए इसमें तो आंसर ही ऐसे हैं, ऑप्शन ही ऐसे हैं जिससे आंसर आराम से निकाला जा सकता है। मानव विज्ञान, तो ऐसा कोई मानव विज्ञान से कोई इस तरीके से आंतरिक संरचना की बात कर रहा, तो मानव विज्ञान का कोई मतलब ही नहीं। एग्रोलॉजी, ये कृषि। अब देखिए इसका नाम ही ये लिख दिया गया है, तो ये भी नहीं, ये भी नहीं, तो बस यही हो गया। इसी को हम लोग एनाटॉमी कह देते हैं, ठीक है, एनाटॉमी। नेक्स्ट क्वेश्चन, घाव का अध्ययन क्या कहलाता है? तो घाव देखिए ट्रॉमा, अगर चोट लगती है तो हम लोग कहते हैं ना कि भाई ट्रॉमा हो गया, तो ट्रोमेटोलॉजी, ये घाव के अध्ययन को हम लोग कहते हैं। ऑन्कोलॉजी कैंसर से रिलेटेड है। कैलोलॉजी मनुष्य की सौंदर्यता से रिलेटेड है। डर्मेटोलॉजी किससे, ये स्किन से। देखिए कभी भी स्किन पे कोई दिक्कत आती है तो हम लोग कहते हैं कि भाई डर्मेटोलॉजी से मिला जाए। तो ऑन्कोलॉजी ये कैंसर से संबंधित है, और कैलोलॉजी मानवीय सौंदर्यता से। अगला प्रश्न ले लेते हैं। एक पौधे की पत्ती में किस प्रकार की कोशिकाओं में क्लोरोफिल होता है? ये देखिए थोड़ा सा ठीक क्वेश्चन है कि भाई पूछा जाए पौधे की पत्ती में किस प्रकार की कोशिकाओं में क्लोरोफिल होता है। तो ये देखिए पहले तो ये समझ लें, जो जाइलम है वो पौधों में जल ले जाने के लिए उपयोगी है, और जब पत्तियों में भोजन बनता है तो फ्लोएम उसे पूरे शरीर में पहुंचाता है। तो भाई भोजन के लिए ये जरूरी, जल के लिए ये जरूरी। एरेनकाइमा, ये एरेटेड टिश्यूज होते हैं जो
अगर कहा जाए जलीय पौधे होते हैं उनको तैरने में मदद करते हैं, जैसे जलकुंभी हो गया और कई ऐसे पौधे होते हैं, तो उनमें उनमें ये एक जगह एरेनकाइमा पाया जाता है। तो बचा क्या, ये नहीं हो सकता, ये नहीं, ऐसे ही ये सही हो गया पैरेनकाइमा। पैरेनकाइमा में क्लोरोफिल होता है। आप लोग क्वेश्चन निकालें तो ऐसे ही ऑप्शन को कट कर दिया करें तो आपको सही आंसर पता चल जाएगा। तो ये भी चीजें हैं, आगे हम लोग समझते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्पाद जिससे अमीबा अपने भोजन को निगलता है? अमीबा की बात की जा रही है भाई, अमीबा अपना भोजन कैसे निगलता है? तो आप सबको पता है कि भाई देखिए अमीबा में क्या, एक्सोपोडिया, फिलोपोडिया, रेटिकुलोपोडिया। तो अमीबा में क्या होते हैं कि भाई छद्म कूटपाद होते हैं, उन्हें हम लोग कहते हैं स्यूडोपोडिया। मतलब कि वो ऐसे अमीबा का कोई भी स्ट्रक्चर हम बना दें तो जैसे ही वो भोजन देखता है तो इसकी ओर अपना अलग सा एक मुंह कर लेता है, ठीक है। तो वही आगे चल के उसका हम लोग कहते हैं कि वो एक अपना पैर निकाल रहा है, तो उसको स्यूडोपोडिया कह देते हैं और इसको अंदर कर लेता है, ठीक है। तो कुल मिला के जो है इसमें कौन सा आंसर सही हो गया, स्यूडोपोडिया, स्यूडोपोडिया। और ये सब जो है अगर कहे एक्सोपोडिया, फिलोपोडिया, रेटिकुलोपोडिया, ये सब जो है खैर क्या कहना चाहिए, बायोलॉजी में संबंधित है, लेकिन कहाँ कौन से प्राणी में होते हैं बहुत अंदर की बात है, ठीक है। लेकिन ये स्यूडोपोडिया जो है वो अमीबा से रिलेटेड है और इसको आप याद भी रखें, ठीक है। तो ये बाकी ये फिलोपोडिया और इनको जो है रेटिकुलोपोडिया और एक्सोपोडिया ऐसे कोई टर्म्स हैं, टर्म्स तो हैं, लेकिन ये जो है इससे संबंधित नहीं है, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। कौन सा जीवित पक्षी विश्व का सबसे छोटा अंडा देता है? कौन सा जीवित पक्षी सबसे छोटा अंडा देता है? तो इसमें पहले देख लें भाई, कठफोड़वा, कबूतर, हमिंग बर्ड, हॉर्नबिल। तो जो हमिंग बर्ड है इसका नाम ही देखिए हम लोग कहते हैं हमिंग बर्ड, हमिंग बर्ड। तो ये जो हमिंग बर्ड है इसे बर्ड ऑफ क्यूबा भी कहा जाता है, बर्ड ऑफ क्यूबा। तो क्यूबा का ये राष्ट्रीय पक्षी है और ये पक्षी सबसे छोटा पक्षी भी होता है और इसकी बहुत खासियत है। ये बर्ड ऑफ हम लोग कहते हैं इसको नेचुरल हेलीकॉप्टर भी इसे कहा जाता है, क्योंकि ये पीछे की तरफ उड़ने में भी सक्षम होता है और ये सीधे ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ, पीछे की तरफ उड़ सकता है। तो कभी ऐसा प्रश्न आया कौन सा पक्षी पीछे की तरफ उड़ता है, तो हमिंग बर्ड। इसके पंखों की बीट्स भी बहुत ज्यादा होती है, बहुत मतलब इतना ज्यादा कि बिल्कुल एक सेकंड में ये कई सैकड़ों जो है बार ये तभी हम की आवाज आती, इसीलिए इसका नाम हमिंग बर्ड रखा गया है, ठीक है। तो हमिंग बर्ड जो है वो क्यूबा में पाया जाता है और इसकी इतनी बात है। इसका अंडा भी जब छोटा पक्षी है तो इसका अंडा भी छोटा। सबसे बड़ा पक्षी अब यहीं पे बात करें तो शुतुरमुर्ग है और वो आप देखिए कि हम लोगों के आकार के बराबर भी होता है, ठीक है। और उसका अंडा सबसे बड़ी कोशिका है, सबसे बड़ा अंडा है। मतलब प्रकृति में सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा और सबसे बड़ा पक्षी तो वो क्या कहना है, शुतुरमुर्ग का अंडा है। सबसे छोटा अंडा किसका, हमिंग बर्ड का। अच्छा, जो शुतुरमुर्ग होता है इतना भारी हो जाता है वो उड़ नहीं सकता, वो दौड़ता ही है, इतनी तेज दौड़ लेता है कि जो है वो उसकी रेस भी कराई जाती है, ठीक है। तो इस तरीके से ये बात हो गई कबूतर और ये इनसे इनका अंडा इतना नहीं छोटा होता, ठीक है। चलिए अगला देख लेते हैं। मनुष्य के अग्र चवर्णक दांतों का अनुपात। तो देखिए पहले तो हम लोगों को दांत का सूत्र बनाना पड़ेगा। हम यहाँ आधा जबड़ा ले रहे हैं, ये दो पहले के जो है वो इंसीजर है, किनारे का जो है ये इंसीजर है और ये कैनाइन है, ये कैनाइन है। और दो अग्र चवर्णक इसे हम लोग प्रीमोलर कहते हैं और लास्ट के जो तीन है इनको कहते हैं मोलर। तो ये चवर्णक है मोलर और अग्र चवर्णक को कहते हैं प्रीमोलर, प्रीमोलर ये अग्र चवर्णक होता है ये। तो दो ये हैं और तीन ये हैं, तो अनुपात क्या हो गया, 2:3 का हो गया, 2 और 3 का अनुपात। बढ़िया प्रश्न है। अगर आपको ये दंत सूत्र नहीं आएगा तो आप ये प्रश्न नहीं निकाल पाएंगे। तो आप दंत सूत्र भी हम यहाँ पे लिखे दे रहे हैं मनुष्य का 2 1 2 3 और 2 1 2 3 ये होता है और ये 32 दांत हम लोगों के होते हैं, ठीक है। ये डेंटल फार्मूला है, मनुष्य का दंत सूत्र ये होता है 2 1 2 3। अगला प्रश्न ले लेते हैं।
देखिए, किडनी अर्थात गुर्दे में रक्त निम्नलिखित में से किस माध्यम से प्रवेश करता है? किडनी में जो रक्त जाता है, तो देखिए जितनी भी आर्टरीज हैं वो रक्त ले जाती हैं, ठीक है। और जो शिराएं होती हैं, वेन्स होती हैं, वो उस अंग से रक्त को लेके आती हैं। तो ज्यादातर अंगों में उसी के अंग के नाम से ही जो है रख दिया गया है। जैसे कि ये जो वृक्क धमनी है, वृक्क शिरा है, तो गुर्दे में जो रक्त लेके जा रही है वो वृक्क, इसको हम लोग कह सकते हैं कि रीनल आर्टरी, और रीनल वेन जो है वो इससे रक्त वापस लेके आएगी। तो यही हो गया। बाकी ये जो इलियक है ये जांघ के आसपास होती है, और एक्सिलरी ये ऊपर की तरफ जो है वो पाई जाती है चेस्ट रीजन में, और अल्नर जो है ये इसका ब्रांच है, ठीक है। तो यही सही हो गया, ठीक है। अगला प्रश्न ले लेते हैं। देखिए, थायराइड ग्रंथि में सामान्य कामकाज के लिए आहार में निम्नलिखित में से किसका सेवन करना जरूरी है? तो जो थायराइड ग्लैंड होता है, तो उसमें भाई आयोडीन जब नहीं मिलेगा तो ये ग्लैंड काम नहीं करेगी, और इसी में एक थायरॉक्सिन नामक हार्मोन भी बनता है। मैंने पिछला जो साइंस का क्वेश्चन आंसर जो सेशन था उसमें ये ऐसा क्वेश्चन आया था, उसको मैंने वहां पे बताया भी है। तो पहला जो वीडियो है इससे पहले वाला, उसको भी आप लोग देख सकते हैं, ठीक है, वो मिल जाएगा वहां पे। और उससे रिलेटेड एक बात और हम आपको बताना चाह रहे थे कि अगर आप लोग जो है चाहते हैं कि हमारे एटलस एकेडमी टेलीग्राम चैनल से जुड़ना, तो देखिए इसमें जो ये वीडियो का डिस्क्रिप्शन होगा उसमें हम उसका लिंक दे देंगे। आप लोग डायरेक्ट उससे जुड़ सकते हैं टेलीग्राम चैनल से। और कोई भी आपका कोई भी प्रश्न है, जैसे आजकल आप लोग बहुत तेजी से पढ़ाई कर रहे हैं क्योंकि एग्जाम नजदीक है, बस आज से 19 दिन बचे हैं, ठीक है। तो आपके कोई भी डाउट है किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड हो, तो आप उस पे जो है आप टेलीग्राम चैनल पे आके वहां पे अपनी जो है दिक्कत को लिख सकते हैं, वहां पे बोल सकते हैं, ठीक है। तो जितनी जल्दी हो सकेगा हम उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो आप सब लोग उससे भी जुड़े, तो हमसे डायरेक्ट आपका लिंक बनता चलेगा। कभी भी कोई भी दिक्कत होगी आप हमसे डिस्कस करते रहेंगे, ठीक है। तो चलिए, यहाँ से ये बात हो गई हम लोगों की आयोडीन के बारे में। तो ये थायराइड ग्लैंड तभी काम करेगी जब उसे आयोडीन मिलेगा। और आयोडीन जो होता है ये हमने कहा भी है किससे निकलता है, एक लैमिनेरिया नामक ब्राउन एल्गा है, उससे ये निकाला जाता है, ठीक है। तो थायराइड ग्लैंड करता क्या है, ये हमारी वृद्धि को नियंत्रित करता है, ठीक है। इतनी बातें हो गई। चलिए अगला प्रश्न ले लेते हैं। देखिए, प्रश्न कोई भी हो, अगर आपको पता है तो बहुत आसान है, नहीं पता है तो वही प्रश्न बहुत मुश्किल है। और परीक्षा के दौरान देखिए हम लोगों को ये करना चाहिए, जो हमें पता है उसका तो हम रिवीजन करें, और जो चीजें हमें नहीं पता है उसको कोशिश करें कि भाई अगर उस तरीके का प्रश्न आता है तो उसी अपने पूर्व ज्ञान के अनुभव के आधार पे उसको कैसे निकालें, ठीक है। जैसे मैंने कहा ऑप्शन कट कर दीजिए आप, उससे आप प्रश्न निकाल सकते हैं। आपका पूर्व ज्ञान अगर अच्छा है तो ऑप्शन कट करते चलिए, आपको सही आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ देखिए, फैलोपियन ट्यूब को काटना और बांधना क्या कहलाता है? एक तरीके की ये नसबंदी की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। तो मैं एक पुरुषों की नसबंदी होती है, भाई महिलाओं में होती है। तो देखिए यहाँ फैलोपियन ट्यूब है, ठीक है, इसको हम लोग ओविडक्ट बोलते हैं। जो ओविडक्ट होती है उसको, और जो फीमेल की बॉडी में जो डक्ट होती है उसे वास डिफरेंस कहते हैं। अगर ये हमें पता हो कि भाई यहाँ पे डक्ट है, ठीक है, और इसे ट्यूब है, इसको हम लोग ओविडक्ट कह देते हैं। तो और यहाँ पे वास डिफरेंस कह देते हैं, ठीक है, वास डिफरेंस। तो आप यहाँ पे देखिए वैजेक्टोमी लगाया जाएगा, तो पुरुषों की नसबंदी को वैजेक्टोमी कहते हैं। और महिलाओं की जो नसबंदी होती है, ये जो ओवरी से, अंडाशय से जुड़ के जो गर्भाशय में नली आती है उसी को फैलोपियन ट्यूब कह देते हैं, और उसी को हम लोग कह देते हैं ओविडक्ट, ठीक है, क्योंकि वो ओवम को लेके आती है गर्भाशय तक, ठीक है। तो उसको अगर काट दिया जाए तो ओवम गर्भाशय में आएगा नहीं, तो जाहिर सी बात है कि कोई भी बच्चे होने की संभावना पे रोक लग जाएगी, ठीक है। तो ये महिलाओं के लिए है, फैलोपियन ट्यूब महिलाओं में पाई जाती, तो ये उससे संबंधित है, ये पुरुषों से संबंधित। स्टेरिलाइजेशन का मतलब होता है कि भाई बहुत ओवन में जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनको बहुत हाई टेम्परेचर पे पानी में उबाल दिया जाए, जैसे कि सब तरीके के कीटाणु खत्म हो जाए, उसे स्टेरिलाइजेशन कह देते हैं। बचा हिस्टेरेक्टोमी, हिस्टेरेक्टोमी की गर्भाशय को ही निकाल दिया जाए तो उसे कहते हैं हिस्टेरेक्टोमी, ठीक है। तो ये प्रश्न ठीक है,
इसको समझ लें आप। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। निम्नलिखित विटामिनों में से किसे धूप का, देखिए विटामिन जो है वो धूप का विटामिन कौन सा हो गया, तो धूप की उपस्थिति में जो है यही विटामिन बनता है, तो इसे हम लोग कह देते हैं कि धूप का विटामिन है, ठीक है। और विटामिन ई जो है वो ब्यूटी विटामिन है, विटामिन के रक्त थक्का बनने में मदद करता है। विटामिन ए जो है ये एंटी इन्फेक्शन विटामिन होता है, इसका नाम रेटिनॉल है। और विटामिन डी का नाम कैल्सीफेरॉल है, विटामिन ई का नाम टोकोफेरॉल है, और इसका हम लोग नैप्थोक्विनोन कहते हैं। चलिए अगला ले लेते हैं। हाँ, ये प्रश्न भी जो है नियासिन B3, ये कई बार यूपी ट्रिपल में पूछा गया है, ठीक है। तो नियासिन को याद रखें। देखिए रिकेट्स जो होता है वो विटामिन डी से होता है, बेरी बेरी B1 से होता है, रतौंधी ए से होता है, तो जो बचा वही हो जाएगा। B3 का नाम नियासिन, ठीक है। और B3 से रोग अब कौन सा यहाँ बच रहा है, एंगेपेलाग्रा, तो यही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं भाई। एंथ्रेक्स के लिए टीकाकरण की खोज किसने, तो देखिए टीकाकरण की शुरुआत एडवर्ड जेनर ने की थी। अगर सबसे पहला टीका स्मॉल पॉक्स के लिए इन्होंने जेनर साहब ने बनाया था। फिर उसके बाद जो है लुई पॉस्चर साहब ने इस पे रिसर्च पूरी की, उन्होंने रेबीज का टीका बनाया, और उन्होंने उस समय जो ये बीमारी होती थी जानवरों में एंथ्रेक्स, तो इसका भी टीका उन्होंने बनाया था। तो और रॉबर्ट कोच जो है पहले ऐसे वैज्ञानिक हैं जिन्होंने जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज दिया है, और इन्होंने बैक्टीरिया की खोज की थी। इन्होंने ही सबसे पहले बताया कि रोग जो है सूक्ष्म जीवों के संक्रमण से होते हैं। बैक्टीरिया कौन कौन से, टीबी का बैक्टीरिया, कॉलरा का बैक्टीरिया, एंथ्रेक्स का बैक्टीरिया, इन्होंने ही खोजा था, ठीक है, रॉबर्ट कोच ने। हिलमैन ने एटीपी के निर्माण से संबंधित काम किया है, कैसे बॉडी में एटीपी का निर्माण होता है। तो यहाँ क्या ये टीकाकरण के पितामह कहलाते हैं। ये जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज दी इन्होंने, ये एटीपी से संबंधित। तो बचे क्या, लुई पॉस्चर। दूध को सुरक्षित रखने का भी इन्होंने, पास्चुराइजेशन देखिए इन्हीं से रिलेटेड है। शराब बनाने की, किण्वन की प्रोसेस, इन्होंने बहुत काम किया। लुई पॉस्चर ये फ्रांस के रहने वाले थे, इन्होंने काफी काम किया है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न ले लेते हैं। मलेरिया में कौन सा अंग प्रभावित होता है। मलेरिया की खोज हमारे देश के सिकंदराबाद शहर में हुई थी। और उसके बाद अगर हम लोग बात करें कि भाई हृदय प्रभावित होता है, फेफड़े, तो जो आरबीसी प्रभावित हो जाती हैं, तो जाहिर बात आरबीसी की जो कब्रगाह होती है जहां आरबीसियों को दफनाया जाता है उसे स्प्लीन कह देते हैं, स्प्लीन। तो ये जो प्लीहा है यही इसका आकार बढ़ जाता है, तो इसको हम लोग कहते हैं स्प्लीनोमेगैली, तो यही प्रभावित हो जाता है, ठीक है। तो ये मलेरिया से कौन सा प्रभावित, मलेरिया की एक प्राचीनतम दवा है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, कुनैन कहते हैं, वो सिंकोना वृक्ष की छाल से बनाई जाती है, ये चीजें हैं। चलिए अगला प्रश्न। जब लोहे की कील को जंग लग जाए तो कील का वजन, अब देखिए भाई कैसे, ये आयरन है, और अगर यहाँ पे पानी अगर रख दिया जाए तो भाई जो नमी है उसमें पानी होगा और ऑक्सीजन होगी, ठीक है। अब अगर ये दोनों चीजें नमी में, ये दोनों चीजें उपलब्ध रहेंगी, ये लोहा है, ठीक है। अब देखिए अगर कहा जाए ये सॉलिड है, ऑक्सीजन गैस है, और ये लिक्विड है। अब सॉलिड गैस लिक्विड जब मिलेंगे तो जाहिर सी बात कोई ना कोई रिएक्शन हो जाएगी, ठीक है। लोहा सॉलिड है, ऑक्सीजन गैस है, और पानी जो है वो लिक्विड है। ये तीन स्टेट यहीं पे मिल रही हैं, और ये जब भाई क्रिया करेंगी तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा। ये इसको हम लोग कह देते हैं हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, यही जो है फेरिक ऑक्साइड। इसको रस्ट कह दिया जाता है कि जो लोहे में जंग लग जाती है, मुर्चा लग जाता है कहते हैं, तो वो उसका भी नाम भी है। देखिए हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। देखिए अब पहले सिंपल सा Fe था, अब यहाँ Fe के साथ इतने एटम जुड़ गए। अगर इतना जुड़ाव ज्यादा हो जाएगा तो सबका अपना वेट होगा, तो वेट बढ़ा नहीं देगा। तो लोहे में नमी की उपस्थिति में जो है जंग लग जाती है, जिससे लोहे का भार बढ़ जाता है। और उसको रोकने के लिए हम क्या करें, उस पर मोबिल ऑयल लगा दें, उस पर पेंट लगा दें, उस पर गैल्वेनाइजेशन कर दें। गैल्वेनाइजेशन का मतलब होता है कि भाई जो कम क्रियाशील धातुएं हैं उनकी परत को चढ़ा देना, उसे कहते हैं हम लोग। तो ये है, तो यहाँ पे लोहे में जब कील में जंग लग जाएगी तो उसका क्या है, वजन बढ़ जाएगा, ठीक है। चलिए अगला ले लेते हैं प्रश्न। निम्नलिखित में से किस प्रकार के कोयले में सबसे अधिक कार्बन सामग्री होती है। तो कार्बन की प्रतिशतता की बात की जा रही है। तो देखिए इसमें हम लोग लिख ले रहे हैं, इसमें तो बहुत ज्यादा परसेंटेज है। उसके बाद इसमें होती है
उसके बाद लिग्नाइट को भूरा कोयला भी कह देते हैं, और इसमें जो है वो अगर हम लोग कहें कि भाई इसमें तो सबसे कम ये 30 से 40% इसमें रहता है, और 40 से लगभग 60 यहाँ पे रहता है। ठीक है, तो इसमें कार्बन की कमी, सबसे अधिक कार्बन सामग्री कहाँ मिलेगी? देखिए एंथ्रासाइट ये है, और सबसे कम कार्बन ये पीट, ये सबसे खराब कोयला भी होता है, ये भूरा कोयला होता है। हमारे देश में जो है एंथ्रासाइट कम है, बिटुमिनस बहुत मिलता है। तो लिग्नाइट और बिटुमिनस हमारे देश में जो है वो तापीय विद्युत केंद्र में हम लोग कोयले को जला के और विद्युत का निर्माण करते हैं। ठीक है, पीट जो है इसमें कुछ कार्बनिक पदार्थ के अंश भी पाए जाते हैं। पूछा जाए किस कोयले में कार्बनिक पदार्थ के अंश, तो पीट। सबसे कठोर कोयला ये, क्योंकि कार्बन का परसेंटेज ज्यादा है, तो इसमें जो अब जितना कार्बन ज्यादा उसमें ऊर्जा भी ज्यादा। ठीक है, तो ये सबसे कठोर कोयला, सबसे ऊर्जावान कोयला, और इसमें कार्बन का परसेंटेज ज्यादा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग ले लेते हैं। बर्तन बनाने के लिए कौन सी मिश्र धातु का इस्तेमाल नहीं किया जाता है? तो देखिए भाई, पीतल है, इसको कैसे बनाते हैं? कॉपर और जिंक मिला के। ठीक है, कांसा को कॉपर और टिन मिला के। जो ड्यूरेल्यूमिन है इसमें एल्युमिनियम और मैग्नीज है, और क्या कहना, मैग्नीशियम है, और कई चीजें मिलाई जाती। जर्मन सिल्वर में कॉपर है और जिंक है, निकल मिलाया जाता है। ठीक है, तो ये सब तो इस्तेमाल किए जाते हैं, लेकिन जो सोल्डर है इसमें PbSn मिलाते हैं। ठीक है, ये लेड और टिन मिलाया जाता है, तो ये टाका इसे कहते हैं हम लोग, टाका। तो सोल्डर जो है टाका लगाने के लिए बिल्डिंग में जो है वो इस्तेमाल किया जाता है, तो इससे बर्तन नहीं बनाए जाते हैं। ठीक है, तो ये टाका इसे कहते हैं सोल्डर। PbSn इससे जो है ये मिश्र धातु है। बाकी पीतल, और हम अगर कहें जो ये कॉपर और जिंक। ठीक है, अगला प्रश्न ले लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कठोर पानी में अधिक मात्रा में पाया जाता है? कठोर पानी, देखिए पानी की कठोरता दो प्रकार की होती है, एक अस्थायी, एक होती स्थायी। तो कैल्शियम मैग्नीशियम के साल्ट पाए जाते हैं। कैल्शियम मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट पाए जाएं तो उसे कहते हैं अस्थायी कठोरता, और कैल्शियम मैग्नीशियम के सल्फेट पाए जाएं, क्लोराइड पाए जाएं, और या अगर हम लोग कहें कि इस तरीके से क्लोराइड हो गए, कार्बोनेट हो गए, तो ये सब जो है क्या है, तो उसकी स्थायी कठोरता को के लिए जिम्मेदार होते हैं। तो कैल्शियम और मैग्नीशियम जो है ये मुख्य हैं। बाकी बाइकार्बोनेट, कार्बोनेट और सल्फेट और क्लोराइड वो सब बाद की बात। ठीक है, तो कठोरता के लिए कैल्शियम और मैग्नीशियम जिम्मेदार होते हैं। ठीक है, इनको पानी की शुद्धता के लिए अगर कहा है पानी को उबाल दीजिए, तो खनिज वो सब जो बर्तन में किनारे की सफेदी आती, वही सब खनिज क्रिया करके बर्तन में लग जाते हैं। ठीक है, बाकी एक जो है स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए परम्यूटेड विधि होती है, जिसमें सोडियम जियोलाइट का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न ले लेते हैं। बालों के अध्ययन करने वाला विज्ञान, मतलब बालों का अध्ययन करने वाला जो विज्ञान है उसे क्या कहते हैं? तो देखिए, डर्मेटोलॉजी हो गया स्किन से, एग्रोलॉजी कृषि से या क्रॉप प्रोडक्शन से, हर्पेटोलॉजी किससे संबंधित है? तो हम लोग कहेंगे ये सरीसृप से संबंधित है हर्पेटोलॉजी। ठीक है, सांपों का एक अलग विज्ञान है, लेकिन सरीसृप का एक अलग है। सांपों को सर्पेंटो या ओफियोलॉजी कह देते हैं, और यहाँ क्या है, यहाँ हर्पेटो है, तो इससे किससे है, ये सरीसृप से। तो बचा क्या यहाँ पे, ट्राइकोलॉजी। ठीक है, तो ट्राइका कहीं भी लगा हुआ तो बाल को समझेंगे हम लोग, तो कि बालों के अध्ययन को हम लोग ट्राइकोलॉजी कहते हैं। ठीक है, तो इतने प्रश्न थे हमारे आज के सेशन में, ये आंसर है, इनको आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, बाकी मिलाने के लिए, बाकी आपका जो है ये सेशन भी हमारा कंप्लीट हुआ। हाँ, और अब हम लोग जो है कोशिश करेंगे कि भाई जो है फिर कल कोई टॉपिक, और परसों फिर इस तरीके से जितने भी और क्वेश्चंस हैं उनका डिस्कशन लगातार हम कराते रहें। आज यहीं तक के लिए बस, आज का डिस्कशन यहीं पे हम समाप्त कर रहे हैं, और आपसे उम्मीद करते हैं कि आप जो है हमसे जुड़े रहेंगे। टेलीग्राम के माध्यम से आप जो है जुड़ सकते हैं। बाकी आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें, जिससे कि आपको जो है समय समय पे नोटिफिकेशन, जैसे ही वीडियो पड़ेगा और तुरंत आपको बस नोटिफिकेशन आ जाएगा, उससे आप लाभान्वित होते रहेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद दोस्तों, और कल फिर हम लोग मिलते हैं किसी न किसी वीडियो के साथ। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।